लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि आर एच विटेकर ने अपनी कौन कौन सी ऐसी जो पहले क्लासिफिकेशन की गलतियां थी उन्हें अपने वाले क्लासिफिकेशन में कैसे उन गलतियों को सही किया था। जैसे कि उन्होंने पहले देखा था, हमने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि यार पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना उसमें तो फंजी और प्लांट को एक साथ रख दिया, सिर्फ ये देख के रख दिया कि दोनों के पास सेल वॉल होती है। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो फंजी की सेल वॉल होती है वो तो काइटिन की बनी है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी है, तो दोनों को एक किंगडम में नहीं रख सकते। मोर ओवर जो फंजी होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट हमेशा अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो उन दोनों को हम एक किंगडम में तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने किंगडम फंजी के लिए एक अलग किंगडम बना दिया जिसे हम किंगडम फंजी के नाम से आज जानते हैं। आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से हमें पता चला। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले क्लासिफिकेशन था उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया मोनेरा वाले किंगडम में, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को भी एक साथ रख दिया। देखो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, वो भी आज भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, मतलब पहले जैसे प्लेस किया था वो गलत नहीं था। लेकिन अगर कोई पूछे यही लाइन देखे कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बतानी है तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन सही होगी। कैसे, मैं बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है ब्रॉड फर्दर क्लाइमाडोमोनास एंड क्लोरेला, जिसे हम पहले एल्गी में पढ़ते थे। एल्गी किस में आती थी? प्लांट में आती थी, क्योंकि दोनों के पास सेल वॉल थी। अब यहाँ पे लिखा है कि आर एच विटेकर ने क्लाइमाडोमोनास और क्लोरेला को प्रोटिस्टा में डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तब हम इनको एल्गी वाले पोर्शन में ही पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा वाले में नहीं पढ़ेंगे। ये बात यूं गलत है, लेकिन अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर से हम हमें पूछे और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए तो हमें इस लाइन को बिल्कुल सही लिखना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो एनसीईआरटी को हम इंपॉर्टेंस देंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा पैरामीशियम होता है और जो अमीबा होता है उसे हमने पहले एनिमल किंगडम में रखा था, सिर्फ ये देखे कि इनके पास तो कोई सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन अब क्लाइमाडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम और अमीबा इन सबको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। ठीक है, ऐसा इस चैप्टर में लिख रखा है। अगेन मैं कह रही हूँ, जब हम प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो क्लोरेला और क्लाइमाडोमोनास है वो अभी भी प्लांट किंगडम में ही है। जो पैरामीशियम और अमीबा है उसके बारे में भी हम देखते हैं। अब यहाँ तक हमने ये सब देख लिया, तो अभी तक हमने क्या क्या गलतियां सुधारी उसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। मे बी अगर ये पैराग्राफ किसी को उतना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ना हुआ हो तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखा है कि सबसे पहले तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मॉस, इन सबको पहले प्लांट में रखा गया सिर्फ ये देख के कि भाई इनके पास जो है वो सेल वॉल होती है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला फंजी के पास काइटिन की है, प्लांट के पास सेल्यूलोज की है। फंजी हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, तो फंजी और प्लांट को एक किंगडम में नहीं रख सकते हैं, उसे हम किंगडम फंजी में रखेंगे अलग से। अब जो क्लाइमाडोमोनास और स्पायरोगायरा है ये दोनों है तो एल्गी, पर इनमें से एक यूनिसेल्युलर है और एक मल्टीसेल्युलर एल्गी है। अब इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते हैं, तो इनको फिक्स करने के लिए हमने ऐसे प्रोटिस्टा के किंगडम में इनको डाल दिया था, प्लांटे और एनिमेलिया से निकाल के। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमने देखा कि जो क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का वो डेट बाय डेट चेंज होता रहता है। अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, अलग अलग इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड आएगा, तो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज होगा और आगे भी फ्यूचर में क्राइटेरिया चेंज होता रहेगा, तो हम किसी भी चीज़ को फिक्स मान के नहीं चल सकते। डिपेंड करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे भी। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अगेन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, और फाइलोजेनी वर्ड किसने दिया था? हैकल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट्स बहुत सारे पहले भी किए गए, आगे भी किए जाएंगे, और ये अटेम्प्ट सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी को ही नहीं बताता है, यानी कि बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है और उसकी रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी कैसी है, सिर्फ उसके बेसिस पे हम उसे नहीं किसी क्लास के अंदर रखेंगे। हम उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखेंगे कि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं, एक जेनेरिक रिलेशनशिप हर एक ऑर्गेनिज्म की कैसी चल रही है, उसके बेसिस पे भी हम देखेंगे कि अब उसको कौन सी किंगडम के अंदर क्लासीफाई करना है। तो ये वाला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता हुआ अब हम एक एक किंगडम को डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोनेरा किंगडम से।
सो किंगडम मोनेरा की और प्रोसीड करते हुए, अब मोनेरा बेसिकली बैक्टीरिया वाली किंगडम थी, तो मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ही उसके सोल मेंबर थे, ठीक है। मोनेरा की किंगडम में बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हमने देखा कि सबसे ज्यादा एबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। भाई बैक्टीरिया इस दुनिया में आपको हर जगह हर चीज में बैक्टीरिया मिलेंगे, भले ही आप अपना हाथ साफ करो, कितना भी सैनिटाइज करो, 100% बैक्टीरिया गायब नहीं हो सकते। तो बैक्टीरिया आपको हर जगह हर एक कंडीशन में मिलेंगे, हर एक टाइप के हैबिटेट में आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, इसलिए ये सबसे ज्यादा एबेंडेंट है। ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर, जैसे कि हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे बैक्टीरिया, हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे, जिसे हम थर्मो एसिडोफिलस कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखी है। वैसे मैं ये वाली जो एनसीईआरटी है, जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है, वो उसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और प्लस आपको लिंक भी दे दूंगी सेशन का भी और एनसीईआरटी का भी, और प्लस इसके जो भी नोट्स होंगे अलग से जो हम फर्दर वीडियो में मैं उन्हें भी समझाऊंगी, तो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उसके बाद हम सबसे पहले ये देख रहे थे कि जो हॉट स्प्रिंग होती है, हॉट स्प्रिंग के अंदर हम देखते हैं क्या हो जाता है स्क्रीन को। हॉट स्प्रिंग के अंदर हम देखेंगे कि भी थर्मो एसिडोफिलस थे, डेजर्ट्स में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, डीप ओशन स्नो यहाँ भी मिलेंगे, मतलब एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, ठीक है। अब कुछ बैक्टीरिया कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में भी मिलते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिख रखा है। ये देखो, गट्स ऑफ रूमिनेंट्स में क्या हो जाता है, एक सेकेंड ना, हाँ, गट ऑफ रूमिनेंट्स में यानी कि ऐसे जानवर जैसे कि गाय, बफेलो, ये सब लोग क्या करते हैं, ये खाना खाएंगे, उसके बाद खाने को स्टोर करके रखेंगे, जब उनके पास टाइम होगा, जब वो रेस्ट कर रहे होंगे, जब उनको भूख लगेगी, तब फिर से वो खाना बाहर आएगा उनकी बकल कैविटी तक, और फिर वो उस खाने को च्यू करेंगे। इस तरह से जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जो रूमिनेंट्स होते हैं, उनके गट के अंदर, उनके स्टमक के अंदर हमको मिथेनोजेन मिलते हैं। मिथेनोजेन वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस रिलीज करते हैं। यही मीथेन गैस हमें उस गोबर में, उस डंग में भी मिलती है, तभी तो हम जहाँ पे ज़्यादा गोबर होता है वहाँ पे गोबर गैस प्लांट बनाते हैं। वही गोबर गैस प्लांट जो है वो मिथेनोजेन बैक्टीरिया का बहुत बड़ा सोर्स होता है, जो मार्शिस एरिया में भी मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने ये वाले बैक्टीरिया यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है साइड में। उसके अलावा ऐसे बैक्टीरिया जो आपको सॉल्टी कंडीशन में मिलेंगे, उन्हें हम हेलोफाइल्स कहते हैं। सॉल्टी कंडीशन में मिलने वाले बैक्टीरिया हेलोफाइल्स होते हैं। गट्स ऑफ रूमिनेंट में मिलने वाले बैक्टीरिया मिथेनोजेन होते हैं। हॉट स्प्रिंग में मिलने वाले बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफिलस होते हैं। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि भाई बैक्टीरिया तो जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी मिल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी मिल सकते हैं, तो तब उन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, तब वो बैक्टीरिया जो होते हैं एक पैरासाइट की तरह काम करते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो बैक्टीरिया मिल रहे हैं एज अ पैरासाइट, तो हम उनको कहेंगे एंडोपैरासाइट, और अगर वो बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिल रहे हैं एज पैरासाइट, तो वो कहलाएंगे एक्टोपैरासाइट, ठीक है। अब ध्यान रखना, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट में डिफरेंस सिर्फ ये नहीं है कि वो बॉडी के अंदर मिलते हैं, वो बॉडी के बाहर मिलते हैं। जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर मिलेंगे, जो एंडोपैरासाइट होंगे, वो ऐसे एडेप्टेबल होते हैं, ऐसे उनके अंदर एडेप्टेशन पहले से होती है कि वो एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। समझो अगर किसी इंसान के अंदर कोई बैक्टीरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, तो उस बैक्टीरिया के अंदर वो पावर होनी चाहिए ना कि वो हमारे स्टमक की, हमारे गट की जो एसिडिक कंडीशन होती है उसको टॉलरेट कर सके। अगर उसके अंदर वो मर जाएगा तो फिर वो किस टाइप का पैरासाइट। इसलिए जो एंडोपैरासाइट होते हैं एज कंपेयर टू द एक्टोपैरासाइट, ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए अडेप्टेबल होते हैं। इतना समझ में आया। उसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया का शेप क्या है। उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 4 टाइप में बैक्टीरिया कौन से डिवाइड है। पहला बैक्टीरिया होता है कोकस बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया की स्फेरिकल शेप के ऊपर नाम रखा गया, यानी कि अगर बैक्टीरिया ऐसे गोल 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 शेप में आपको मिलेगा, कुछ इस टाइप की शेप में अगर आपको बैक्टीरिया मिलता है, सिस्टम को दिक्कत है, एक सेकेंड ना, हाँ, अगर आपको इस शेप में बैक्टीरिया मिलता है तो इसका मतलब है कि वो स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम कोकस कहते हैं। मान लो एक बैक्टीरिया है तो हम उसको कोकस कहेंगे,
मान लो एक से ज्यादा बैक्टीरिया है तो प्लूरल फॉर्म में उसको कोकाई कहेंगे। अगर बैक्टीरिया का शेप एक रॉड लाइक है, रॉड लाइक बेसिकली समझ लो किसी चम्मच की जैसा इसका शेप है, ठीक है, तो उसे हम बेसिलस बैक्टीरिया कहेंगे। अगर बैक्टीरिया बहुत सारे हैं तो उन्हें बेसिलाई कहेंगे। अब मान लो बैक्टीरिया का शेप एक कॉमा जैसा शेप है बैक्टीरिया का, ठीक है, ऐसे एक कॉमा जैसा शेप अगर बैक्टीरिया का है तो उस बैक्टीरिया को हम विब्रियम कहेंगे। और अगर प्लूरल है, बहुत सारे हैं ऐसे बैक्टीरिया, तो उसे विब्रियो कहेंगे। मान लो उस बैक्टीरिया का शेप स्पाइरल रिबन लाइक शेप, इस टाइप का शेप है, ये देख रहे हो तुम, ये देख रहे हो, अगर इस टाइप का शेप है उस बैक्टीरिया का तो उसे हम स्पाइरल कहेंगे। और अगर प्लूरल है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो अगेन उसे स्पाइरिला कहेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और पहले भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है। जो ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है ना, ये लैक्टोबैसिलस यानी कि ये कर्ड में मिलने वाला बैक्टीरिया है। देखो, कर्ड के अंदर एक बैक्टीरिया मिलता है जिसे हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि इसके नाम के पीछे ही बेसिलस है तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो बैक्टीरिया है, हाँ, क्योंकि इसके नाम के पीछे ही बेसिलस है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसका जो शेप होगा ये रॉड लाइक शेप होगा। और तभी जो कर्ड के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं हम उनसे रॉड लाइक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे इतने काम का क्यों होता है, क्यों होता है काम का? क्योंकि इसके अंदर विटामिन B12 होता है। यहाँ पे इसने क्या चेंज कर रखा है, इसको सही कर लेना। विटामिन, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर लिख लेना तुम लोग, इसको विटामिन B12 कर लेना है ना। कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया मिलता है? विटामिन B12 मिलता है। तो ये हो गया बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की शेप के बेसिस पे उनका कैसे क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने। अब बैक्टीरिया भी जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम भी देख सकते हो तुम लोग, ये जो स्फेरिकल दिख रहे हैं हमें ये होते हैं हमारे कोकस बैक्टीरिया, ये जो हमें रॉड शेप दिख रही होते हैं बेसिलस बैक्टीरिया, ये जो स्पिरल रिबन लाइक शेप है ये होते हैं स्पाइरेला, और जो विब्रियो कोमा लाइक शेप है ये होते हैं विब्रियो। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं बैक्टीरिया के बारे में जो एक बार पढ़ते इजीली याद हो जाएंगी, हल्का सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे पढ़ने से पहले हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अगेन मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकती हूँ। अब ध्यान रखो, बैक्टीरिया को दो पार्ट में ये वाला डिवीजन किसने किया था? हमने पहले पढ़ा था कि बैक्टीरिया का ये जो डिवीजन है ये कार्ल हूस ने किया था। 1919 में कार्ल हूस ने कहा था कि अब मैं आर एच विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाने वाला हूँ। 6 किंगडम उन्होंने क्या किया, सिर्फ जो मोनेरा वाले किंगडम थे पहले किंगडम उसको अगेन दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जो पहला पार्ट था वो था आर्की बैक्टीरिया वाला, जो दूसरा पार्ट था वो था यू बैक्टीरिया वाला। अब जो इसके अंदर आर्की बैक्टीरिया वाला पार्ट था वो बैक्टीरिया थे जो एक्सट्रीम हार्श कंडीशन के अंदर भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं बड़ी से बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन को। क्यों कर सकते हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है कि भाई ये तो कर सकते हैं और ये इनके जितनी एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसा क्या इनके अंदर डिफरेंस था? तो इनके अंदर डिफरेंस था इनकी सेल वॉल के स्ट्रक्चर का, कि ये जो आर्की बैक्टीरिया थे इनकी जो सेल वॉल थी ये सूडोपेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई थी, और जो यू बैक्टीरिया थे इनके सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी थी। सूडोपेप्टिडोग्लाइकन एक स्पेशल मटेरियल होता है, इससे अगर सेल वॉल बनती है तो बैक्टीरिया जो है एक्सट्रीम कंडीशन को भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। बाकी पेप्टिडोग्लाइकन से तो बाकी सारे बैक्टीरिया बने ही होते हैं। एक वर्ड ध्यान रखना, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन को स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं, सूडोपेप्टिडोग्लाइकन को स्यूडोम्यूरिन भी कहते हैं, और पेप्टिडोग्लाइकन को हम म्यूरिन भी कहते हैं, MURINE, म्यूरिन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इस पैराग्राफ की तरफ, क्योंकि एनसीईआरटी की तो हम एक भी लाइन नहीं छोड़ने वाले हैं। अब बैक्टीरिया का जो होता है शेप काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। भाई बैक्टीरिया बहुत सिंपल है, ऐसे बदनाम नहीं करना बैक्टीरिया को, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस दिक्कत क्या है, वो सिर्फ दिखने में सिंपल है, इनका बिहेवियर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। कोई इजीली बैक्टीरिया को समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? एक तो इनके अंदर मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, यानी कि इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है। ये कैसी कैसी कंडीशन को रह रहे हैं भाई, हमने देखा था कि प्रोकैरियोटिक जैसा सेल होके भी ये हर टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, कितने तरीके का रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे हल्के में नहीं ले सकते इन बैक्टीरिया को, है ना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे। अब फर्क नहीं पड़ता कैसे बनाएंगे,
कुछ बैक्टीरिया होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे, जिनके पास क्लोरोफिल होगा। कुछ बैक्टीरिया जिनको खाना खुद बनाना है पर हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, तो हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे, तो हम केमिकल्स लेंगे, उनकी मदद से अपना खाना बनाएंगे, उनकी मदद से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन खाना तो हम खुद बना रहे हैं, तो वो भी ऑटोट्रॉफिक में ही आएंगे। लेकिन इस टाइप के बैक्टीरिया को हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है भी, कुछ बैक्टीरिया आलसी भी होते हैं तुम्हारी और मेरी तरह। वो क्या करेंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बना के दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाएंगे और अपने आप को हेटेरोट्रॉफ कहला देंगे। ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब इनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ बैक्टीरिया मरे हुए पे डिपेंड रहेंगे, कुछ बैक्टीरिया जिंदा पे डिपेंड रहेंगे। जो जिंदा ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम पैरासाइट कह देंगे। अब बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट, बॉडी के बाहर रह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो एंडोपैरासाइट। अब कुछ है जो डेड के ऊपर डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो वो हो जाएंगे सेप्रोफिटिक वाले, उन्हें हम सेप्रोफाइट्स कह देंगे। ये बैक्टीरिया का हमने बिहेवियर देखा। अब हम एक एक बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। वैसे मैंने आर्की बैक्टीरिया के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया, तो इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ रिवीजन होने वाला है। ठीक है, तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया एक तो स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बैक्टीरिया, अब ना तुम कमेंट सेक्शन में इनके आंसर दोगे क्योंकि सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो बैक्टीरिया स्पेशल होते हैं, क्यों होते हैं स्पेशल, क्योंकि भाई सबसे हार्श कंडीशन में रह रहे हैं, जहाँ दुनिया का कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकता, वहां जाके ये बैक्टीरिया रह रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में रह रहे हैं, हेलोफाइट्स होते हैं ये बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स कहते हैं। मैंने आपको लिखवाया था, सॉल्टी कंडीशन में रहने वाले हेलोफाइल्स कहलाएंगे, हॉट स्प्रिंग में रहने वाले थर्मो एसिडोफिलस कहलाएंगे, मार्शी एरियाज में या फिर गट ऑफ रूमिनेंट्स में रहने वाले मिथेनोजेंस कहलाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया से, क्यों क्यों क्योंकि इनका सेल वॉल एक डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना है। अब यहाँ पे तो बस ये लिखा है कि सेल वॉल भाई एक अलग स्ट्रक्चर से बना है, कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना है, ऐसा क्या डिफरेंस है नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल में और आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में, ये मैं थोड़ी बताऊंगी, ये तो आप लोग बताएंगे। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ऐसी क्या चीज होती है आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कि वो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की परमिशन देती है, क्योंकि अगर वो चीज नहीं होगी, अगर उनकी सेल वॉल उस चीज से नहीं बनी होगी, तो वो भी बाकी बैक्टीरिया की तरह एक्सट्रीम कंडीशन में जाके मर जाएंगे, तो वो आर्की बैक्टीरिया स्पेशल नहीं कहलाएंगे। तो वो चीज क्या होती है वो मैंने तुम्हें अभी बताई है, तो कमेंट कर दीजिए पहले जाके। अगर आपने कमेंट कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। मिथेनोजेन जो होता है, जैसे कि रूमिनेंट्स वाले एनिमल के गट में मिलता है, रूमिनेंट्स एनिमल्स ये हमारी काउज हैं, हमारी बफेलोस हैं, इनके गट के अंदर हमें मिथेनोजेन मिलते हैं। प्लस इनका जो गोबर होता है, जो इनका डंग होता है, उनके अंदर भी हमें ये वाले बैक्टीरिया मिलते हैं। अब तभी तो हम कहते हैं ना कि बायोगैस प्लांट बनाने में यूज हो रहे हैं, इन बैक्टीरिया से ही मीथेन गैस निकलती है और ये मीथेन गैस बायोगैस प्लांट बनाने में यूज होती है। तो अगर कोई पूछे कि अगर मैं कंपेयर करूं अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज को, तो बायोगैस प्लांट ज्यादा कहाँ बनेगा, बायोगैस प्लांट बनाने की या फिर मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडस्ट्रीज होगी वो ज्यादा रूरल एरिया में होगी या फिर अर्बन एरियाज में, खुद सोचो। गाँव में होगी या शहर में होगी, रूरल में, गाँव में होगी। क्यों होगी गाँव में, क्योंकि गाँव में गाय ज्यादा है, गाय ज्यादा है तो गोबर ज्यादा है, गोबर ज्यादा है तो मिथेनोजेन बैक्टीरिया ज्यादा है, मिथेनोजेन बैक्टीरिया ज्यादा है तो ज्यादा मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी ना। तो रूरल एरियाज में ज्यादा बायोगैस प्लांट होते हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। ये होता है आर्की बैक्टीरिया, खत्म यहाँ पे। यू बैक्टीरिया की और प्रोसीड करते हुए, यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। काफी ज्यादा सच्चे 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 बैक्टीरिया हैं हमारे यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया में छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले से ध्यान रखना। यू बैक्टीरिया के अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल तो है ही, किस चीज की बनी है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी है हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है। ठीक है, अब प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल तो है ही। अगर यू बैक्टीरिया में से कोई बैक्टीरिया मोटाइल हुए, अगर ये चल फिर सकते होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स में खेल जाता है। ठीक है, तो क्या होता है
यहाँ पे लिखा है, एनसीईआरटी कह रही है कि जो हमारा मोटाइल बैक्टीरिया होता है उसके पास फ्लैजिला होगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सीलिया बना देते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या बैक्टीरिया के पास चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए सीलिया होता है या फ्लैजिला होता है। तो अगर वो मोटाइल होंगे तो उनके पास फ्लैजिला ही होगा, वो जो सीलिया जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो सीलिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बता रही हूँ, ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखना, ये जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है ये एल्गी बिल्कुल नहीं है, नाम से खेल रहा है ये वर्ड सिर्फ। ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल भी एक एल्गी नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारे आर एच विटेकर थे उन्होंने ये गलती सही करी, ब्लू ग्रीन एल्गी को पहले एल्गी समझ के प्लांट में डाल दिया गया था। ये देखे कि इसके पास तो सेल वॉल होती है, बाद में पता चला इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, ना कि सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसकी वजह से इसको एक अलग किंगडम में रख दिया। दूसरा, इसका जो सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और जो प्लांट होते हैं उनके सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी बिल्कुल नहीं है, ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। अब मैं एक लाइन बोलूँ, ध्यान से सुनना। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी नहीं है, साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी ही साइनोबैक्टीरिया है। और दोनों के दोनों किंगडम मोनेरा में आते हैं, ये ध्यान रखना। किंगडम मोनेरा में भी कौन से किंगडम? यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है। साइनोबैक्टीरिया के पास क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है। इसलिए जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो हमारे साइनोबैक्टीरिया है, अपना खाना खुद बनाने में समर्थ होता है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये ग्रीन प्लांट की तरह एक क्लोरोफिल ए नाम का पिगमेंट प्रोसेस करते हैं, इसलिए अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी, ये कोई भी इनऑर्गेनिक मटेरियल का, ये कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होंगे ना वो यूनिसेल्युलर होते हैं, पहली बात तो। जबकि प्लांट कैसे होते हैं? मल्टी सेल्युलर होते हैं। ये डिफरेंसेस याद रखना तुम। तो साइनोबैक्टीरिया हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और समुद्र से प्यार करने वाले मरीन ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, जमीन पे भी तो मिल सकती है ना, कहीं भी मिल जाएंगे। वैसे भी बैक्टीरिया है, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, मरीन में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल एल्गा मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो कॉलोनीज होती है, इनकी कॉलोनीज जो होती है वो जेलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इस लाइन को एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन की तरह याद रखो। ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ द लाइन एनसीईआरटी की डायरेक्ट याद रखो कि जो कॉलोनीज होती है वो सराउंड करती है एक जेलेटिनस शीट से, और ऑफन जो होते हैं ब्लूम लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। मतलब जो एल्गी होती है ना वो एल्गल ब्लूम वगैरह तुमने सुना होगा, वो बन जाता है जो कि वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है। अब ये पूरी वाटर बॉडी है, पूरी हमारी कोई भी लेक मान लो, कोई भी लेक है, उसका पानी स्टेगनेंट होता है, आगे नहीं बह रहा होता, उसके ऊपर एल्गी जम गई। अब ये इस एल्गी ने जम के बहुत सारे एल्गल ब्लूम बना लिया। तो अब जो होता है नीचे जो भी मरीन ऑर्गेनिज्म है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। अब क्योंकि उनको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो क्या होता है ना, बिना ऑक्सीजन के वो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो वाटर बॉडी को तो ये पॉल्यूट कर रहे हैं, प्लस मोस्ट ऑफ दी जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, जो फिशेज वगैरह होती हैं, उनके लिए भी एक थ्रेट है। ठीक है, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। भाई सारे बैक्टीरिया इतने नुकसानदायक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। कहाँ फिक्स कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं, जैसे कि नोस्टॉक और एनाबीना वाले नाम के साइनोबैक्टीरिया में। नोस्टॉक और एनाबीना साइनोबैक्टीरिया का एक टाइप है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट है, क्या होता है हेटेरोसिस्ट? ये देखो, ये हमारा एक नोस्टॉक है। ठीक है, ये नोस्टॉक है। नोस्टॉक के अंदर तुम देख रहे होगे ये बाकी सारे सेल तो यहाँ पर बन रखे हैं, एक मिनट, हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ सेल कहीं कहीं पे क्या है ना, बड़े हो गए हैं। देख रहे हो तुम, कुछ सेल काफी ज्यादा बड़े हो गए। इन सेल को ही हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं।
यही सेल क्या करवा रहे हैं, हेटेरोसिस्ट करवा रहे हैं। और जो ये बड़े सेल हो जाते हैं, जो हेटेरोसिस्ट होते हैं, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे कुछ ब्लू ब्लू टाइप का स्ट्रक्चर, एक ब्लू ब्लू कुछ कवरिंग टाइप है इस पूरे बैक्टीरिया के आसपास। ये कवरिंग क्या होती है, म्यूसिलेजिनस शीट होती है, ठीक है। ये प्रोटेक्शन का भी काम कर रही है। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अलावा जो हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद से ऑक्सीडाइज करते हैं उन सब्सटेंस को और फिर अपना खाना बनाते हैं, फिर अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज कर रही है, नाइट्रेट्स, निट्रेट्स और हमारे अमोनिया, ठीक है। ये 3 है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिससे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना खाना बना रहे हैं। इन्होंने एनर्जी बनाई, इन्होंने खाना बनाया, एनर्जी ली, उस एनर्जी को कहाँ यूज करते हैं, एनर्जी को चाहे इंसान हो चाहे बैक्टीरिया हो डायरेक्ट यूज नहीं कर रहा, उसे पहले एटीपी में चेंज करेगा, उसके बाद उस एनर्जी को यूज करेगा। तो एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो इस एनर्जी को यूज करते हैं। प्लस ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में भी इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करेंगे हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, वो होते हैं NPFES। ये याद रखो, तुम्हें डायरेक्ट याद हो जाएगा। NPFES यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, Fe मतलब आयरन होता है, और S यानी कि सल्फर। तो NPFES नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है। अब आते हैं हमारे हिटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हिटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, बहुत सारे अबेंडेंट बैक्टीरिया होते हैं हिटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि इनको अपना खाना खुद नहीं बनाना है, तो ये कहीं भी मिल जाएंगे दुनिया में, तो ये अबेंडेंट है। तो ये अबंडेंट बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे मिलते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दीज बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। अब बैक्टीरिया अपना खाना खुद तो बना ही रहे हैं, उसके अलावा ये डिकम्पोजिशन भी कर देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर भी हो जाते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा था, हर एक बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसे टाइम पास के लिए नहीं होता, या फिर हर बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमें फायदा करवा रहे होते हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरिया जिनसे हमें फायदा हो सकता है, जैसे कि कर्ड वाले बैक्टीरिया। हम जब मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, हमारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, कमेंट सेक्शन गाइस, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का शेप क्या होता है। उसके बाद बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आ रहे हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम, लेग्यूम क्या होता है, फलीदार जो भी पौधे होते हैं उनके रूट्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होता है, तो वो उसमें भी हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया काम आते हैं, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पैथोजेनिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो डिजीज कर रहे हैं, बीमारियां कॉज कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए, क्रॉप के लिए, फार्मिंग के लिए, एनिमल्स के लिए, या फिर जो पेट्स होते हैं उनके लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमें डिजीज कर रहे हैं, तो वो डिजीज करने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं, या फिर कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से हो रही है, तो कॉलेरा होता है, कॉलेरा होता है, टाइफाइड होता है, टिटेनस होता है, और सिट्रस कैंकर होता है। ये 4 बैक्टीरियल डिजीज है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये नाम तो हम एकदम रट्टा होने चाहिए, ठीक है। बाकी हम जो भी डिजीज होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन से होते हैं, वायरल डिजीज कौन से होते हैं, उन सबको हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डीपली स्टडी करेंगे। अब बात आती है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन हर तरह से करना जानते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रो है, मैंने कहा था ना, बैक्टीरिया हर तरह से रिप्रोड्यूस भी कर लेंगे। सबसे पहले जो मेन इनका तरीका होता है वो होता है फिजन का, ठीक है। समटाइम्स जब दुनिया की वातावरण की कंडीशन इनके अनुकूल नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन है, जब इनकी मर्जी का दुनिया में कुछ भी नहीं हो रहा है, तब ये स्पोर्स बना लेंगे अपनी बॉडी में, ठीक है। तो तब स्पोर बना के रिप्रोडक्शन करेंगे। बैक्टीरिया कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया कैसे करेंगे, अडॉप्ट करेंगे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। जैसे कि इस डायग्राम में देखो तुम, यहाँ पे एक बैक्टीरिया दिख रहा है तुम्हें, ये देखो, ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये हमारा दूसरा बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया का डीएनए है, ये दूसरे बैक्टीरिया का डीएनए है। दोनों बैक्टीरिया मिले, दोनों की सेल वॉल जो है वो डिफ्यूज हो गई, देखो मिल रही है। अब ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर लेंगे, तो बाद में हमें जो बैक्टीरिया मिलेगा वो एक नया बैक्टीरिया होगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर लेते हैं।
फिजन भी कर लेते हैं। वैसे अगर पूछे कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्पेशल ऑर्गन होता है, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो एक होता है पाइली, PILLI, उस ऑर्गन का ये यूज़ करते हैं फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया आता है जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। अब ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। दुनिया में तुम ऑक्सीजन जिंदा रख रहे हो, ऑक्सीजन आ रही है नहीं आ रही है, कोई फर्क नहीं। इनका मकसद है हमें जीना है। हमें तुम ऑक्सीजन दो तो भी जिएंगे, बहुत सारी दो तो भी जिएंगे, बिल्कुल ना दो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जीना है हम जी लेंगे। ये उस टाइप के बैक्टीरिया हैं। सबसे छोटे हैं लेकिन इनमें हौसला बहुत है, भाई हम तो ऑक्सीजन हो ना हो हम जी लेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट है, इनके पास सेल वॉल होती नहीं है, तो कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। ये ऐसे बैक्टीरिया है जिनके पास बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर मैं पूछूं माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल है वो स्यूडोपेप्टिडोग्लाइकन की बनी है या फिर पेप्टिडोग्लाइकन की, तो क्या आंसर होगा? इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में। पैथोजेनिक यानी कि बीमारी कॉज करने वाले। बैक्टीरिया एनिमल्स में भी बीमारी कर सकते हैं, बैक्टीरिया प्लांट्स में भी बीमारी कर सकते हैं, तो पैथोजन की तरह भी होते हैं। अब बैक्टीरिया की साइज ये मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी पूछ लेता है, कभी ऑर्डर लगाने में आ जाती है बैक्टीरिया की साइज। तो बैक्टीरिया को जो साइज होता है वो 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब PPLO भी हम माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। कभी कभी NCERT PPLO को अलग माइकोप्लाज्मा को अलग कह रही है, बट बेसिकली माइकोप्लाज्मा ही PPLO होता है। PPLO होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में डीपली सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखो, PPLO ही माइकोप्लाज्मा है और 0.3 माइक्रोमीटर की इसकी साइज होती है। ऑक्सीजन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। पैथोजेनिक होते हैं यानी कि बीमारी कॉज करने वाले हैं। प्लूरोमॉर्फिक है, प्लूरोमॉर्फिक यानी कि ये जब चाहे अपना शेप परिवर्तन कर सकते हैं, अपना शेप चेंज कर सकते हैं ये बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये वाले भी हो जाते हैं। बैक्टीरिया खत्म। ठीक है, ये वाले नोट्स, ये वाली अनोटेटेड NCERT अगर आपको चाहिए तो अभी के अभी जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बिना टेलीग्राम ज्वाइन किए, बिना इतनी सी मेहनत किए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। नीट पढ़ने के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, जाइए प्लीज़ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और जल्दी से नोट लीजिए, NCERT पढ़िए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूल देना यार।